अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट वेक्टर और इसके साथ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स दैट इज आई जे एंड के, और उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर की। क्वेश्चन ये है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब उस वेक्टर को समझने से पहले, इस यूनिट वेक्टर को समझने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेक्टर कैसे बनता है, तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, वेक्टर को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक वेक्टर आपको नज़र आ रहा है, दैट इज वेक्टर ए। ये लाइन भी है और उसके साथ एरो भी है। लाइन का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड और एरो का मतलब होता है इसकी डायरेक्शन। लेकिन कई बार हमें सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। यूँ समझिए कि हमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, तभी आता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन देना। अब फर्ज करें कि यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर का छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ से काट लेता हूँ, यहाँ से और ये यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने एक वेक्टर को ड्रा कर लिया, लेकिन वेक्टर को मैंने कहाँ पे ड्रा कर लिया? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसी वेक्टर की डायरेक्शन पर मैंने एक और दूसरा वेक्टर रख लिया। अब इसका जो है ये वाला जो हिस्सा है जहां पे हमने इसको कट किया हुआ है, तो फर्ज करें यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कितना है? वो मैग्नीट्यूड इसका 1 के बराबर है। मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड वो इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है, अब यहां एक छोटा सा वेक्टर जिसको मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो और जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अ यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 इन दैट डायरेक्शन। मतलब उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या आ गया? एक छोटा सा वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इट इज यूज टू प्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इसका और कोई काम नहीं है, ये हमें सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये बताएं कि अगर हम किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट करिए हमारे पास एक वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए। ये हमारे पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर को इस इक्वल को कौन सी दो चीजें होती हैं इसमें? इसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा इसकी डायरेक्शन होती है। तो फर्स्ट करें ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ए हमने लिख दिया, उसके साथ क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया, क्योंकि ए मॉड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ए के मैग्नीट्यूड को। इनटू अब दूसरी चीज क्या? डायरेक्शन। क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको क्या दे रहा है? यूनिट वेक्टर आपको एक डायरेक्शन दे रहा है। अब अगर मैं डायरेक्शन, यहाँ पे मुझे फिर कौन सी चीज लानी चाहिए? मुझे जाहिर सी बात है एक डायरेक्शन लानी होगी यहाँ पे, लेकिन क्योंकि उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि ऐसे ना हो कि यहाँ पे जो ये मैग्नीट्यूड है, जो ए वेक्टर का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, अब इसका मैग्नीट्यूड जो भी हो, इसको ना कि ऐसे ना हो कि हम जब उसकी डायरेक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका मैग्नीट्यूड ही चेंज हो जाए। हमें यहाँ पे ऐसी चीज लानी होगी जो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो क्या होता है? वो यूनिट वेक्टर होता है। इस यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम फर्ज करें, अगर ये वेक्टर ए है हमारे पास, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? एक कैप लगा देंगे। ए कैप रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? यूनिट वेक्टर को। आप इसको हेड कहें या कैप कहें, मतलब कोई भी अल्फाबेट का लेटर हो उसके ऊपर हेड हो या कैप हो तो वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, क्योंकि ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे?
दैट इज वेक्टर ए, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, इसके ऊपर कैप लगा देंगे। अब ये चीज क्या हो गई, ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे ये डायरेक्शन भी हो गई और ये इसका मैग्नीट्यूड भी हो गया। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फर्ज करें कि हम रास्ते में घूम रहे हैं, तो वहाँ पे साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, एरोज बनाए होते हैं। तो उसका सिर्फ एरोज का काम क्या होता है, एक डायरेक्शन देना कि आप इस डायरेक्शन में जाओ या उस डायरेक्शन में जाओ। तो इसी हिसाब से जो यूनिट वेक्टर होता है वो मोस्टली डायरेक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें कि अगर इसका वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर, मतलब एक डायरेक्शन के हिसाब से आ गया। अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करूं, तो यूनिट वेक्टर को अगर मैं बाहर लेके आ जाता हूँ, मींस ए कैप को अगर हम बाहर लेके आते हैं, तो ए कैप इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए के इक्वल है। दैट इज, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए, उसके ऊपर एरो हेड। अब जो ए वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में इसका मैग्नीट्यूड है, तो इज इक्वल उस तरफ क्या होगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर ए, ये इसका मॉड हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये एक फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है यूनिट वेक्टर का। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यूनिट वेक्टर है वो मोस्टली किस लिए इस्तेमाल होता है, वो डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि वाकई इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन है या उसके अलावा और भी कोई चीज है। तो यहाँ पे वेक्टर ए है और ये डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड है। तो जाहिर सी बात है, इस वक्त जहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है तो वेक्टर ए है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। तो इसका मैग्नीट्यूड इस नीचे वाले मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, क्या चीज बचेगी, बाकी आपके पास सिर्फ इसकी डायरेक्शन जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या दे रहा है, वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, वो मैग्नीट्यूड 1 की होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया आपको यूनिट वेक्टर। A unit vector in a given direction is a vector with magnitude 1. In that direction, it is used to represent the direction of a vector. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास इसकी डायरेक्शन आ गई। तो A वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो नीचे सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इक्वल बाकी क्या बचेगा, आपके पास उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के। अब आई, जे और के, इसके ऊपर आप देखें कि क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर केप लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आई, जे और के ये भी क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर हैं। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आई, जे एंड के। तो सबसे पहले अगर मैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करूं, तो ऑर्थोगोनल किसको कहते हैं, वी से दैट टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हमारे पास इस दुनिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे दुनिया में कितनी डायरेक्शन है, तो दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही डायरेक्शन होती है, जिसको हम एक्स, वाई और जेड एक्सिस का नाम देते हैं। दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये तीनों डायरेक्शन, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो फर्ज करें इस वक्त अगर आप अपने रूम में बैठे हैं या अपने क्लास में हैं, तो क्लास के कॉर्नर पे कोने में आप चले जाएं या रूम के कोने में चले जाएं, तो वहां पे आपको इस तरह से 3 लाइंस आपको नजर आएंगी जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो अगर 2 दीवारें जब आपस में मिलती हैं कोने में, तो वहां पे एक नीचे वाली लाइन जो सरफेस के साथ होती है वो एक्स एक्सिस होता है, एक वर्टिकल लाइन आपको नजर आती है जो वाई एक्सिस होता है, और तीसरी जो जहां पे दूसरी दीवार इसके साथ मिली होती है वहां पे एक तीसरी लाइन आपको जो नजर आती है जिसको हम जेड एक्सिस कहते हैं। तो इस दुनिया में 3 ही डायरेक्शन है, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं
कि यहाँ पे इस x की डायरेक्शन में x एक्सिस पे भी हमने एक वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल है, तो ये 1 के इक्वल हो गया। इसी हिसाब से अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस पे भी मैंने एक छोटा सा वेक्टर, इसको काट के मैंने उसी डायरेक्शन में y एक्सिस की डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर हमने ड्रा कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल है। इसी हिसाब से z एक्सिस पे भी हमने एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ z डायरेक्शन में, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। अब यहाँ पे जो x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में है या z डायरेक्शन में है, ये जो तीन वेक्टर्स हमने यहाँ पे ड्रा कर लिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहाँ पे ये जो है जो x एक्सिस पे है इसको हम यूनिट वेक्टर को क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हो गया तो यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पे I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी हिसाब से जो y एक्सिस पे होता है उसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी हिसाब से जो z एक्सिस पे है उसको हम k से डिनोट करते हैं। तो अब बात समझ में आ गई कि अगर यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना हो x डायरेक्शन में तो उसको हम यूनिट वेक्टर I से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर y एक्सिस पे ड्रॉ करना हो तो यूनिट वेक्टर j को वो करेगा। इसी हिसाब से अगर z एक्सिस पे हो तो वहां पे यूनिट वेक्टर आपके पास k आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये I, j और k क्या है। What is I, J and K? तो यहाँ पे I, J और K का कॉन्सेप्ट क्या है? I और J का कॉन्सेप्ट ये है कि I जो है यूनिट वेक्टर है इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर I इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसी हिसाब से अगर यहाँ पे देखें J को, तो J क्या है? यूनिट वेक्टर है इन अ पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव y डायरेक्शन हो गई। इसी हिसाब से K यहाँ पे क्या है? K के ऊपर कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, ये पॉजिटिव z डायरेक्शन। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे नेगेटिव y डायरेक्शन होती, यूनिट वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन होगा, तो ये वाली जो पॉजिटिव डायरेक्शन तो इसकी अपोजिट वाली साइड जो होगी वो नेगेटिव कहलाएगी। इसी हिसाब से y साइड की जो अपोजिट वाली साइड होगी वो भी नेगेटिव कहलाएगी। z एक्सिस की जो अपोजिट वाली साइड होगी इस साइड पर भी होगी तो वो भी आपका नेगेटिव z डायरेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में आपने देखा I, J and K, तो इसको ये तीनों जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। x और y परपेंडिकुलर हैं, y और z भी परपेंडिकुलर हैं, z और x ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब लास्ट में जो हमारे पास पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब लास्ट में उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो चीज कैसी होगी और किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज वेक्टर a हैज मैग्नीट्यूड 5, मतलब a का मैग्नीट्यूड 5 है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। इससे पहले हमने एक ऑर्थोगोनल में आपने देखा कि वहाँ पे x एक्सिस पे हमने जो यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया था उसको हमने I से डिनोट किया था, y एक्सिस पे हमने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया था उसको हमने j के साथ रिप्रेजेंट किया था, और z एक्सिस पे भी हमने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया था जिसको हमने k से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में आपके पास क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर a हैज मैग्नीट्यूड 5, मतलब 5 मैग्नीट्यूड हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। तो अगर वो पॉजिटिव x एक्सिस पे है तो पॉजिटिव x एक्सिस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? यूनिट वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर I से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 5 सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये 5 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसके साथ क्या हो जाएगा? ये I आ जाएगा। तो I यहाँ पे आपके पास क्या है? I आपके पास इसका यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर हम कैप भी लगा देते हैं। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेक्टर b, तो ये आपके पास क्या हो गया? ये वेक्टर a का वैल्यू हो गया इज इक्वल टू 5i। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 है, वेक्टर b हैज मैग्नीट्यूड 6 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। तो पॉजिटिव x एक्सिस पे हमारे पास क्या था यूनिट वेक्टर? हमारे पास k था, तो यहाँ पे आपके पास 6 क्या है? 6 इसका मैग्नीट्यूड है, उसके साथ हम क्या लगा देंगे? इसके साथ हम, क्योंकि z एक्सिस रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर k के हिसाब से, तो यहाँ पे 6k इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, वेक्टर c हैज मैग्नीट्यूड 3 इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव x एक्सिस। ऊपर वाला जो था हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस था, नीचे वाला हमारे पास क्या है? नेगेटिव x एक्सिस है। तो 3 तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो 3 सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। अब 3 के साथ क्या है?
नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे इंटू ब्रैकेट माइनस एक्स एक्सिस है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पे इसके ऊपर हम कैप भी लगा देते हैं तो इस तरह से होगा, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई है तो ये माइनस 3i। तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, इसी हिसाब से नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, वेक्टर डी हैज मैग्नीट्यूड 4 in the direction of positive x-axis and magnitude 3 in positive y-axis। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक 4 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्सिस की, और दूसरा मैग्नीट्यूड 3 है लेकिन वो किस में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो जो 4 है एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, क्योंकि एक्स एक्सिस को हम आई यूनिट वेक्टर से नोट करते हैं, प्लस आपके पास दूसरा आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मैग्नीट्यूड और उसके साथ क्या है प्लस वाई, तो प्लस वाई को हम किस चीज़ से नोट करते हैं, उसको हम जे से नोट करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। उम्मीद है आपको सारा टॉपिक यूनिट वेक्टर का, ऑर्थोगोनल का और कार्टेशियन सिस्टम का आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।